अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स की नेक्स्ट डेफिनेशन जो हैं एक्सरसाइज 1.1 के बाद वो हम करेंगे। जो डेफिनेशंस का पार्ट 1 था वो एक्सरसाइज 1.1 के लिए था। अब जो हम पार्ट 2 अभी मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये है एक्सरसाइज 1.2 का। इसके ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है 1.2, तो ये निशानी इस बात की कि ये 1.2 के लिए ये डेफिनेशंस हैं कि हम अगर इन डेफिनेशन को हमें पता होगा, हम इन्हें समझ सकेंगे, ठीक है। अगर हमें ये याद होगी तभी हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर सकते हैं और हमें इजी होगा तब, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स था रो मैट्रिक्स, सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। अब रो और कॉलम में जब हमने एक्सरसाइज 1.1 से पहले हमने डेफिनेशंस की थी, उसमें हमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन फर्स्ट थी, ठीक है। उसमें डेफिनेशन में उन्होंने बताया था कि नंबर्स रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज होंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा इंट्रो भी था रोज़ एंड कॉलम्स का कि रोज़ एंड कॉलम्स होते क्या हैं। अब जो है यहाँ पे प्रॉपर इनकी डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। और अगर आपको कभी पेपर में भी पूछी जाएगी तो आप लोगों ने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। वो सिर्फ आप लोगों को फर्स्ट पेज पे जो है वो इनका बताया हुआ था कि ये किस किस तरह होते हैं, ठीक है। मेन डेफिनेशन जो है वो आप लोग यहीं से करेंगे। अच्छा, रो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स जो होगा हम उसे तभी रो मैट्रिक्स कहेंगे जब उसकी कितनी रोज़ हों, सिर्फ वन रो हो, ठीक है। वरना तो चाहे किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट हमने मैट्रिक्स में कि 2 रोज़ हो सकती हैं, 3 रोज़ हो सकती हैं, लेकिन जिस मैट्रिक्स में 1 रो होगी उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ये तो बहुत ईजी था, ठीक है। इसी तरह अब हम कॉलम मैट्रिक्स देखते हैं। कॉलम मैट्रिक्स भी बिल्कुल इसी तरह है। जिस मैट्रिक्स में 1 कॉलम होगा, ठीक है, सिर्फ 1 कॉलम होगा, उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स की है एग्जांपल, इसमें सिर्फ एक ही रो है। आप देख सकते हैं रोज़ के हमने जहाँ पे लिखा था रोज़ को हमने एम से डिनोट किया था और नंबर ऑफ़ रोज़ दोनों मैट्रिक्स में क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये दोनों रो मैट्रिक्स हैं और कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल पेज नंबर 5 पे मेंशन है। अब ये देखें, ये कॉलम मैट्रिक्स की 2 एग्जांपल हैं। इन दोनों में हम देखें तो हमने सिर्फ रोज़ देखनी है क्योंकि अभी हम कॉलम मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉलम सिर्फ देखें, कॉलम दोनों में एक एक है, तो इसलिए जो कॉलम वाला पोर्शन है हमारे पास, जो हम लास्ट में कॉलम मेंशन करते हैं, उन दोनों की जगह पे हमने 1 1 लिखा है क्योंकि इस मैट्रिक्स में क्या है, कॉलम तो एक ही है, ठीक है। होप सो आप लोगों को रोज़ एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। उसके बाद जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स हम तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स हैं। पहले हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा, कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर। मैट्रिक्स जो है, कोई भी मैट्रिक्स एम हो सकता है, कोई भी हम नेम दे सकते हैं ए बी सी में से, ठीक है। ये सिर्फ आपको नेम दिया गया है। मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़, किसी भी मैट्रिक्स को हम इफ़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब उसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम, ठीक है। अब इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को तभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे जब उसी मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं नंबर ऑफ़ कॉलम से इक्वल नहीं होंगे। जैसे हम कह लेते हैं हमारे पास कि कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2 हैं, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, ठीक है। इस तरह करके हम ऑर्डर अगर हम बता दें 2 और 1, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है दोनों डिजिट्स, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। हम एग्जांपल ए को देखते हैं, ए मैट्रिक्स को। अब हम इसमें देखते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है इसकी, 1 2 एंड 3, 3 रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2, टॉप टू बॉटम जो है वो कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास, 3/2। तो ये तो इक्वल नहीं है दोनों के, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि क्या आ गया, 3 रोज़ आ गई और 2 कॉलम्स आ गए। तो जब ऑर्डर सेम नहीं होगा दोनों का, नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स का, एक ही मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, हम कोई दो कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप है इधर स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स
इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की ऑपोजिट बात आ गई। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल नहीं थी, जबकि यहाँ पे क्या स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल होंगी, तभी हम किसी भी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम इसमें देख लेते हैं, मैट्रिक्स ए में ही हम देख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, 1 and 2। नंबर ऑफ कॉलम्स 2 0 and -1 and 3, हमारे पास 2 कॉलम्स। तो ये इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि कॉलम्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल हैं। अब जो आपके पास एक्सरसाइज 1.2 में आपके पास इन डेफिनेशन से रिलेटेड जो हैं क्वेश्चंस हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं। ठीक है, मतलब वो एमसीक्यू से पूछे जा सकते हैं। अब जो हम आगे पढ़ रहे हैं डेफिनेशन, जिसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आएंगे, ये दो मेन डेफिनेशंस हैं जो सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पे बेस करती हैं। ठीक है, 1.2 के ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी ट्रांसपोज क्या होता है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का बता रहे हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम तभी ऑब्टेन कर सकते हैं, हमें तभी मिल सकता है जब हमें जो पास जो गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स है, हम उसके रोज को क्या करें, कॉलम में चेंज कर दें, और जो कॉलम्स है उस मैट्रिक्स में उसे हम रोज में चेंज कर दें। इस तरह हम ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो बताया हुआ है इफ़ ए, इसके बताया हुआ रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स है, देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए और ऊपर स्मॉल टी। ठीक है, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन बताइए, जैसे अभी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की बताएंगे। ए ट्रांसपोज को हम किसे डिनोट करेंगे, ए और स्मॉल टी। ठीक है, जो नेम होगा हम उसके ऊपर छोटा टी लगा देंगे, ज़रूरी नहीं कि ए टी हम रिप्रेजेंट करें, बी टी भी हो सकता है, सी टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस भी मैट्रिक्स पे हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे उसके ऊपर हम लाजमी ये स्मॉल टी मेंशन करेंगे। अब ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमें, हम मैट्रिक्स ए को देखते हैं। हम अगर एक एग्जांपल भी समझेंगे तो हमें बाकी भी समझ आ जाएंगे। अच्छा, मैट्रिक्स ए हमारे पास ए गिवन मैट्रिक्स है। अब जब हमने इसका हमें क्वेश्चन आए कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये मेथड होगा, पहले हम उसके ऊपर ए के ऊपर स्मॉल टी लगाएंगे, उसके बाद जो हमें डेफिनेशन में बताया हुआ है वो हम करेंगे। उसमें क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स के हम नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम्स हम रोज़ में चेंज कर देंगे। ठीक है, इसमें हम पहले रोज़ देखते हैं। रोज़ हमारे पास कितनी है, 3 है रोज़, और कॉलम भी 3 है। ठीक है, रोज़ हम ये 1 2 3 हमने रो की फॉर्म में लिखी हुई है, इधर हमने कॉलम की फॉर्म में लिख ली। ठीक है, इधर 2 1 0 रो की फॉर्म में है, इधर हमने 2 1 0 कॉलम की फॉर्म में लिख लिया। इधर भी ऐसे ही लास्ट ये डिजिट्स हमें क्या है, रो की फॉर्म में, इधर हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिए।
अब हम ये हमने रो तो कॉलम में कर दी, कॉलम कैसे रो में करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी जो कॉलम है वो भी रो में कन्वर्ट हुई हैं। अभी हम कॉलम देखते हैं 1 2 -1, ये कॉलम में था, इसे हमने रो में कर दिया, बिल्कुल ये हो गया। आप किसी भी अरेंजमेंट से आप करेंगे, चाहे आप पहले रो को कॉलम में कर लें तो ऑटोमेटिकली जो है ना कॉलम रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, आप किसी एक चीज़ को ज़हन में रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे अब ये मैट्रिक्स बी है, ठीक है, इसमें क्या है, हम कहते हैं हम एक ही चीज़ माइंड में रखते हैं कि हमने रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। रोज़ क्या है, 102 रो में लिखा हुआ है, हमने 102 कॉलम में लिख दिया। 2 - 1 3 रो में, हमने इसे कॉलम में लिख दिया। इस तरह ऑटोमेटिकली जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो भी रोज़ में लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, कोई भी हम मैट्रिक्स लेते हैं, हम ए कंसीडर करते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स है। देन इट्स नेगेटिव -a इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की। ए हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव क्या होगा -a। अब हमें ये कैसे मिलेगा, हमें नेगेटिव मैट्रिक्स तभी मिलेगा जब हम मैट्रिक्स ए की जो अंदर एंट्रीज़ हैं, ठीक है, हर एक एंट्री साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज, ठीक है, हम हर एक एंट्री के साइन जो है चेंज कर देंगे। जैसे ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, अब हम -a कैसे बनाएंगे, नेगेटिव मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन लिखी। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, जब हम इन सब एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, जैसे इन दोनों के पॉजिटिव साइंस हैं, ठीक है, इनके साथ हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे। 2 के साथ नेगेटिव का साइन है, हम इसके साथ पॉजिटिव का लगा देंगे। यहाँ पॉजिटिव का लगे ना लगे एक ही बात होती है। यहाँ 4 पॉजिटिव का था, ठीक है, पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, इन डेफिनेशन में सिर्फ 2 ही डेफिनेशन हैं जो 1.2 के सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मतलब कि जो आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज 1.2 में जो सब्जेक्टिव हैं वो सिर्फ इन्हीं 2 डेफिनेशन में से पूछे गए हैं। कौन से, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये जो 8 और 9 वाली डेफिनेशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके पास एक्सरसाइज 1.3 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस उसके रिलेटेड हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं ताकि जब हम वो एक्सरसाइज करने लगें तो हमें पता हो कि ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हमने फाइंड कैसे करने और ये होते क्या है मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगा जब उसका ट्रांसपोज क्या होगा, जब वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे A इज सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। तो क्या मतलब हुआ, इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, जब A हमारे पास इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा तो हमारे पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा, हमने पीछे सिर्फ मैट्रिक्स का वर्ड यूज़ किया है, यहाँ भी मैट्रिक्स का यूज़ किया है, पीछे भी हमने जितनी डेफिनेशन पढ़ी है सिर्फ मैट्रिक्स हमने किया है। अब यहाँ पे उसकी टाइप क्यों आ गई है स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हमेशा हमें जो मैट्रिसेस गिवन होंगे क्वेश्चन में वो हमेशा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे। कभी भी हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ा नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल होंगे। हम आगे एग्जांपल्स में चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं। इस डेफिनेशन की जो समरी है वो इसमें है, ठीक है, इस इक्वेशन में है, ठीक है। ए ट्रांसपोज क्या होगा, इक्वल्स टू ए होगा। अब ये हमारे पास ये मैट्रिक्स एम है, हम देख लेते हैं पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है 3/3, तो ये क्या हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब हम आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने इसका फाइंड कैसे करना है। अब हम करेंगे, हमने पढ़ा कि जो है ना एम किसके इक्वल होगा, एम ट्रांसपोज के होगा इक्वल।
तो हम एम ट्रांसपोज पहले फाइंड करते हैं। एम ट्रांसपोज जब हमने फाइंड किया, ये वाली रो हमने कॉलम में कन्वर्ट कर ली, ये वाली रो भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर ली, लास्ट रो भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर ली। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये एम मैट्रिक्स है और ये एम ट्रांसपोज है, क्या इन दोनों में कोई फ़र्क आया? कोई एंट्रीज रिप्लेस हुई, कोई इनकी जगह तब्दील हुई, कोई साइंस रिप्लेस हुए? नहीं हुए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हैं? सेम है। हर एक एंट्री उसी जगह पे है ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद भी, जिस तरह हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन था। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ये करेक्ट होगी, ठीक है, कि जो है ए क्या है, या हम कह रहे हैं ए एम ट्रांसपोज किसके इक्वल है? एम के ही इक्वल है। इधर हमने बात की ना, हमारे पास ए था कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, तो ये प्रूव हो गया कि जो हमारे पास मैट्रिक्स था एम ही था हमारे पास, तो एम ट्रांसपोज एम के ही इक्वल है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम ऐसे फाइंड करेंगे। अब सेकंड कंडीशन भी आ गई कि कोई मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर ये कंडीशन हमारे पास रॉन्ग प्रूव हो जाती है कि नॉट इक्वल टू आ जाता है, तो मतलब वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हमने इसकी रो को ट्रांसपोज फाइंड किया, तो रो को हमने कॉलम में चेंज कर लिया, इस रो को भी हमने कॉलम में चेंज कर लिया, इस रो को भी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या एंट्रीज सेम आई हैं, ये ए के इक्वल आया है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा इस पर। अब देखते हैं हम, ये 2 है, इधर पॉजिटिव 1 आ गया ट्रांसपोज के बाद, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव 1 था, ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। इसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, वहाँ पे -1 है, तो ये भी डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये भी डिफरेंस आ गया। और इधर 1 लिखा हुआ है जबकि ओरिजिनल मैट्रिक्स में 2 है, तो ये भी डिफरेंस आ गया। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सो ए ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू ए। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। अब इन दोनों में डिफरेंस आ गया, ठीक है। A ट्रांसपोज को हमने इक्वल A के ही रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे पॉजिटिव A था और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव A है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में भी होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही, लेकिन उसका जो ट्रांसपोज आएगा वो हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव ए के इक्वल होगा। उसके बाद हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये हम जब एक्सरसाइज 1.3 करेंगे तो वो डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। ये इसमें एग्जांपल भी आ गया। हमारे पास कंडीशन क्या थी? ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? -A के इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए ट्रांसपोज हमने फाइंड किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद ए ट्रांसपोज तो फाइंड कर लिया हमने, -A के इक्वल ये होगा। कैसे होगा? ए ट्रांसपोज हमने ए ट्रांसपोज की जगह लिख दिया, -A क्या होगा? माइनस का साइन हमने वहीं रहने दिया। और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था? ये वाला मैट्रिक्स था, ठीक है। इसकी जब हमने सारी एंट्रीज हमने चेंज की हैं तो हमारे पास क्या आ गया? ये ए ट्रांसपोज वहीं पे रहने दिया हमने, और ये जो -A था, ठीक है, माइनस और ये A हमने लिख दिया, ठीक है। हम इसे डिनोट कर देंगे। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। तो ये क्या है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू -A, देयरफॉर A इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स if at least any one of its entries in its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। अब पहले तो मैं बता दूं कि हमारे पास ये जो तीनों अब डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेंगी। इन दोनों की बेस क्या है? हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा हमेशा। और आगे जो इसकी टाइप्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, वो भी हमारे पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। अब बता रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल तभी होगा
डायगोनल मैट्रिक्स तब भी होगा जब उसकी डायगोनल एंट्रीज, जैसे कि ये डायगोनल एंट्रीज हैं और ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये डायगोनल एंट्रीज, उनमें क्या होगा, एक डिजिट ऐसा लाजमी होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो। नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो सकता है। और जो उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उसमें क्या आ जाता है, ये वाली एंट्रीज़, ठीक है, जो उसके डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज़ होंगी वो क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज़। वो क्या होनी चाहिए, वो ज़ीरो होनी चाहिए, तभी हम उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ज़रूरी नहीं कि वो सारी ज़ीरो हों, लेकिन कोई एक दो हो सकती हैं जो नॉन ज़ीरो हों नॉन डायगोनल में, लेकिन मेन जो डायगोनल है उसमें एक एंट्री लाजमी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसे अब ये मैट्रिक्स ए है, अब हम देखते हैं इसके डायगोनल में जो है एक डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसी तरह ये एम मैट्रिक्स देख लें, इसके डायगोनल में हम कह देते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ज़ीरो भी होना चाहिए, ज़ीरो नहीं ना भी हो, ठीक है, उन्होंने कहा है एट लीस्ट एनी वन ऑफ एंट्रीज, कम से कम एक तो लाजमी होनी चाहिए डायगोनल में, ठीक है, वरना जो सारी हैं वो भी नॉन डायगोनल, जो सारी हैं एंट्रीज वो भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं डायगोनल में, ठीक है। अब इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही एक टाइप है जिसमें क्या होंगे, जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सारी सेम होंगी, ठीक है, और नॉन ज़ीरो होंगी। सेम यानी कि डायगोनल में ज़ीरो ही तीनों पे हो, ठीक है, तीनों जगह पे ज़ीरो ही हो तो वो डायगोनल हो जाएगा। उन्होंने कहा है नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ये कंडीशन है, नॉन ज़ीरो भी हो और सेम भी हो, किसमें, डायगोनल में। हम देख सकते हैं ये के है, ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो के अलावा है ना, ठीक है, कोई भी इसकी जगह नंबर भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ाबेट्स हों। तो ये के सेम है, डायगोनल में है और ये नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, तो क्या हो गया, के इज़ अ कांस्टेंट। इधर इन्होंने बताया कि कांस्टेंट है, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये है क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। इधर ये और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये हम देख सकते हैं, ये डायगोनल में जो है हमें सेम एंट्रीज दी हुई हैं भी नॉन ज़ीरो, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। इधर भी डायगोनल में सेम है, इधर तो चूँकि है ही एक डिजिट, तो इसमें आपको डिफरेंट एमसीक्यूज़ में अगर आपको ये आए तो आपको डिफरेंट ऑप्शन आ सकते हैं, ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, या बोथ स्केलर एंड रो मैट्रिक्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद है, आपको ये भी आ सकता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस तरह के मोस्टली एमसीक्यूज़ में लाजमी आते हैं जो थोड़े कंफ्यूज कर सकें बच्चों को। उसके बाद है लास्ट डेफिनेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स if all diagonal entries are 1, it is denoted by I। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को तब कहेंगे जब उसकी डायगोनल में सारी एंट्रीज जो होंगी क्या होंगी, 1 होंगी, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है I से। अब हमने देखा, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, लेकिन आप लोगों ने ये यूनिटी का वर्ड देखा होगा कि ये क्यों इस्तेमाल हुआ है। यूनिटी हम हमेशा यूनिट इस्तेमाल हुआ है, यूनिट हम हमेशा 1 के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, यूनिट का मतलब एक, तो हम यूनिट हमेशा 1 के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें सारी एंट्रीज डायगोनल जो क्या होंगी, 1 होंगी। बाकी सारा डेफिनेशन में बताया, इस यूनिट का मतलब क्या है, 1। इस तरह हम देखते हैं मैट्रिक्स ए जो है इसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, सारी 1 हैं। इसे हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल में भी सेम एंट्रीज हैं, ठीक है।
तो इसलिए क्या हुआ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ क्योंकि इसमें सारी एंट्रीज जो हैं 1 हैं डायगोनल। ये डेफिनेशन यहीं पे ख़त्म होती हैं। हम इंशाल्लाह आगे एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद करना है, अच्छी तरह से समझना है, ताकि आगे जाके आप लोगों को 1.2 और 1.3 में जाके आसानी हो। अल्लाह हाफ़िज़।